वैसे जो जनरल प्रॉब्लम्स हैं राइटिंग स्किल्स में या राइटिंग में, प्रॉब्लम्स इन राइटिंग में जो जनरल हैं वो क्या है? पर सबसे पहला पुअर वैकेबुलरी। हाँ, जो कल भी बताया था आपको कि पुअर वैकेबुलरी, जिसकी वैकेबुलरी जितनी अच्छी होगी, वो वर्ब हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो या और भी चीज़ें जो भी, उन सब चीज़ों को मिलाकर हम कह रहे हैं कि जो भी जिसकी भी वैकेबुलरी अच्छी होगी वो अच्छी राइटिंग स्किल उसकी हो सकती है। सेकंड कहते हैं ऑकवर्ड फ्रेजिंग एंड अनकन्वेंशनल ग्रामर। यानी ऑकवर्ड फ्रेजिंग क्या? हमने आपको फ्रेज का मतलब बताया था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लॉज, फ्रेज। फ्रेज अगर आप सही से यूज नहीं कर रहे हो, जैसे प्रीपोजिशन से ऑन द टेबल है या अंडर द टेबल है, कौन सा सेंटेंस है और वहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना है, कौन सा फ्रेज यूज करना है, वो अगर आप करेक्ट नहीं यूज कर रहे हो तब भी आपको दिक्कत होगी, यानी उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तीसरी क्या है? हम लोग अक्सर आजकल ऐसे लैंग्वेज यूज करते हैं ना, वाना गौना पता नहीं क्या क्या यूज करते हो आप लोग। जनरली लोग आजकल मोबाइल की लैंग्वेज में करते करते इसे लिखने भी लगते हैं, जिसको कोलोक्वियल लैंग्वेज कहते हैं। COLLOQUIAL, कोलोक्वियल। ये हम इस तरह इसलिए बोल रहे हैं कि आपको लिखने में आसानी हो। कोलोक्वियल लैंग्वेज, COLLOQUIAL। जब आजकल हम जो शॉर्ट फॉर्म यूज करने लगे हैं, WANNA, वाना, GONNA, गौना, ये सब क्या है? ये सब का यूज अच्छी राइटिंग जो होती है, जो उसमें यूज करने को मना करते हैं। जो भाषाविद हैं, जो भाषा के जानकार हैं, उनके अनुसार जो अच्छी राइटिंग है या अच्छा आप कुछ लिखना चाहते हो तो उसमें इस तरह की भाषा का यूज नहीं होना चाहिए, यानी कॉन्स्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए। जैसे डू के डो डोंट लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, डू एन लिख कर ऊपर कोमा देकर टी लगा देते हैं, एन ओ हटा देते हैं। तो ऐसा ना करके डू अलग नॉट अलग ऐसे लिखने को कहते हैं। शुडंट नहीं, डोंट नहीं, कॉन्स्ट्रिक्शंस कम से कम यूज करने को कहा जाता है कि एवॉइड कॉन्स्ट्रिक्शंस बोलते हैं, कि जितना आप इसको कम यूज करोगे तो राइटिंग आपकी उतनी इम्प्रूव होगी, उतनी अच्छी होगी। फिर कहते हैं बहुत को सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने में डिफ़िकल्टी होती है, कि सेंटेंस स्ट्रक्चर सही है या गलत है, ये उन्हें समझ नहीं आता। फिर वर्ड ऑर्डर, वर्ड जो आप यूज कर रहे हो उसका ऑर्डर सही है या नहीं है, उसको भी देखना पड़ता है। फिर कभी कभी क्या होता है, आपको आते हुए भी आप उसको पढ़ना नहीं चाहते दोबारा, कि अगर आप एक बार उसको फिर से पढ़ लो या उसको तो क्या करती हूँ, हमने मेरे पास अभी एक आध ऐसे भी आए हैं PDF जो बनाकर आप भेज रहे हो, उसमें लैंग्वेज में एक जगह स्पेलिंग सही है, दूसरी जगह क्या है, ए छूटा हुआ है, यू के बाद ए आता है ना, वह छोड़ दिया है। इसका क्या मतलब है? ये नहीं कह सकते कि उसे आता नहीं है, उसने ध्यान नहीं दिया कि दूसरी जगह भी ये आना चाहिए, जबकि वह लिखकर मुझे भेज रही है, तो उसे यह पता भी नहीं होगा कि मुझसे ऐसी भूल हुई है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? कि उसने एक बार उसे पढ़ने की कोशिश नहीं की या ध्यान नहीं दिया। अक्सर एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि आपको टाइम नहीं होता दोबारा उसको पढ़ने का। लेकिन एक गलती होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आपको आती है स्पेलिंग तो फिर वो गलत कैसे हो सकती है? या तो आप कन्फ्यूज हो, लैंग्वेज की स्पेलिंग तो इतनी टफ भी नहीं है और आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि LANGUAGE होती है, फिर यू के बाद ए कैसे छूटेगा? अगर छूटा तो ये आपकी ज़्यादा लापरवाही के कारण छूट सकती है। इसलिए कहते हैं कि किसी किसी को वर्ड साउंड समझने में भी दिक्कत होती है, कि जैसे किसी का प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि हम लोगों की इंग्लिश कैसी है, हम लोग हर वर्ड को, हर चीज़ को क्लियर बोलते हैं,
ऐसा नहीं है कि जैसे ब्रिटिश एक्सेंट में बोल रहे हैं या अमेरिकन एक्सेंट में बोल रहे हैं, तो उस समय क्या होता है, उस साउंड को समझने में दिक्कत होती है, तब वो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। अगर सुनकर लिखना हो तो क्या होगा, वहाँ पर मिस्टेक हो जाती है, और या फिर उस वर्ड का अर्थ समझने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए भी भाषा लिखने में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। बोलने में तो बोल लेते हैं, लिखने में ज़्यादा समस्या आती है। कुछ और भी जो कहते हैं कि कॉमन राइटिंग प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या है, इसमें कहते हैं प्रोनाउन रिफरेंस एरर्स आती है, कि जो प्रोनाउन यूज होने चाहिए वो आप सही से यूज नहीं कर पाते हो। तो कहते हैं कि प्रोनाउन रिफरेंस एरर्स, कि केयरफुल यूज ऑफ प्रोनाउंस विल मेक योर राइटिंग efficient and clear. Careless use will make your statements awkward or uncomprehensible. यानी जब भी आप प्रोनाउन का यूज केयरफुली करोगे तो आपकी राइटिंग इफ़िशिएंट एंड क्लियर होगी, यानी सही होगी। आपकी जो आप भी लिखोगे वो सही लिखोगे। लेकिन अगर आप बिना समझे कोई भी प्रोनाउन यूज कर दोगे तो क्या होगा, वहाँ पे उसका अर्थ गलत होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, कहते हैं लिंक योर प्रोनाउंस टू स्पेसिफिक एंटीसीडेंट्स। लिंक योर प्रोनाउंस टू स्पेसिफिक एंटीसीडेंट्स। एंटीसीडेंट्स क्या मतलब, जैसे अगर कोई लड़के के नाम से कोई यूज हो रहा है, कोई सेंटेंस आप बना रहे हो, तो उसके बारे में कहोगे तो क्या कहोगे, अगर राम है तो, या तो उसके लिए क्या आएगा, प्रोनाउन है। मैम हाँ चलो ही आएगा, लेकिन अगर उसको ऐसे कहें कि हाँ उसे आने में देर हो गई क्योंकि वह ट्रैफिक में फंस गया था, या राम को आने में देर हुई क्योंकि वह ट्रैफिक में फंस गया था, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, है। कौन बोल रही है, फिर से बोलो। मैम है। ठीक है, तो इस तरह कहते हैं कि जो भी आप, अगर आई होता तो क्या यूज कर, आई तो खुद ही प्रोनाउन है, हाँ, लेकिन अगर आई होगा तो क्या यूज करेंगे उसके लिए। जैसे हम लोग ये हिज हिम ऐसे यूज करते हैं, तो आई के लिए क्या यूज करेंगे, मी। मी। Can I ensure that each pronoun has only one possible antecedent? है कि नहीं, हर जो प्रोनाउन है उसके लिए एक ही एंटीसीडेंट होता है पॉसिबल। इसके लिए हम आपको एग्जाम्पल इस तरह का देते हैं कि जैसे मान लो एडोलेसेंस पढ़ रहे हो आजकल ना, एडोलेसेंस इज अ टाइम व्हेन दे वांट द फ्रीडम ऑफ बीइंग एन एडल्ट बट नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप इसको करेक्ट करो कि एडोलेसेंस, आप सब वर्ड पे ध्यान देना। एडोलेसेंस इज ए टाइम व्हेन दे वांट द फ्रीडम ऑफ बीइंग एन एडल्ट बट नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या है, हमें बहुत सारे जो वर्ड से फालतू लगाया है हमने, इसे सही करो, क्योंकि कहते हैं कि एवरी प्रोनाउन शुड रिफर डायरेक्टली टू ए रियल एंटीसीडेंट।
रिलेटिव प्रोनाउंस आर स्पेशली ट्रिकी। रिलेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं ना, हमने आपको एक दिन बताया था, भूल गए होंगे। देखो यहाँ एडोलेसेंस इज ए टाइम जो हमने लिखा, वो हम नहीं लिखकर सीधे क्या कर सकते हैं, एडोलेसेंस को एडोलेसेंट्स में बदल सकते हैं ना। एडोलेसेंट्स यानी जो किशोर हैं वो क्या चाहते हैं, फ्रीडम। पहले हमने कहा एडोलेसेंस इज ए टाइम व्हेन दे वांट द फ्रीडम ऑफ बीइंग एन एडल्ट, बट इसको ऐसे लिख सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होगा कि एडोलेसेंट्स वांट द फ्रीडम ऑफ बीइंग एडल्ट्स बट नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी किसी भी सेंटेंस को आप कितनी अच्छी तरह लिख सकते हो, वो आपकी स्किल है। उसी सेंटेंस को आप लंबा भी लिख सकते हो, उसी सेंटेंस को आप छोटा भी कर सकते हो, जिसमें कोई ज़रूरत नहीं है फालतू वर्ड्स की। हमने यहाँ पहले क्या कहा कि किशोरावस्था एक समय है जिसमें वे वयस्क की तरफ फ्रीडम चाहते हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। इसमें हमने क्या कहा दूसरे में कि किशोर, जो भी किशोर हैं, किशोर अपने आप में क्या प्लूरल है, एडोलेसेंट्स। किशोर एडल्ट की तरह स्वतंत्रता चाहते हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। बात तो वही है। मान लो एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं, इसको आप छोटा भी करेंगे मैंने, और 2 सेंटेंस है, इसको आप एक साथ भी कर सकते हो कंबाइन करके। एग्जाम्पल है द बैंक एपस्ट्रॉफी एस, बैंक्स सेफ वाज लोकेटेड इन द रियर ऑफ द मॉल, इट वाज ओपन ऑल नाइट। ये दूसरा सेंटेंस है। भाई रिपीट कर दीजिए एक बार। द बैंक एपस्ट्रॉफी एस, बैंक्स सेफ, SAFE, सेफ was located in the rear of the mall, it was, ओ फुल स्टॉप है, फिर है it was open all night। दोनों को एक सेंटेंस में बना दो, एक सेंटेंस बना दो। The bank safe was open all night that was located near the mall. इससे भी छोटा बना सकते हैं, चलो ठीक है। Ma'am, the bank safe which was located near the mall opens all night. ठीक है, तो इसका एक तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मैंने ये कॉमन राइटिंग प्रॉब्लम्स में क्या होती है, ये सभी को कह रहे हैं, जो जवाब दे रहे हैं वो तो सही है, जो नहीं दे रहे हैं उनके लिए भी, कि जो प्रोनाउन है उसका जो इस्तेमाल है वो सही जगह पर आप कैसे करेंगे उसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। दूसरा है एग्रीमेंट एरर्स, यानी किस किस तरह की त्रुटियां होती हैं वो कह रहे हैं। एग्रीमेंट में है कि द प्रिंसिपल ऑफ ग्रामेटिकल एग्रीमेंट रिक्वायर्स दैट सब्जेक्ट्स एंड वर्ब्स एंड प्रोनाउंस and the words they replace have compatible forms। फिर से सुनो, the principle of grammatical agreement requires that subjects and verbs and pronouns and the words they replace have compatible forms। Agreement is a simple matter in English। यानी जो भी ग्रामेटिकल एग्रीमेंट क्या माने, जो भी नाउन प्रोनाउन या जो वर्ब है जिसके बदले जो जो जिसको रिप्लेस कर रहा है वह सब एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए। इसको एग्रीमेंट नाम दे दिया इसने। ये
इंग्लिश में एक सिंपल मैटर है, सिंपल सी बात है कि ये किसी को कोई भी रिप्लेस करते हैं, लेकिन किसको कौन कर रहा है उसको देखना पड़ेगा कि वह सही है कि नहीं है। जैसे कहते हैं कि सब्जेक्ट्स एंड वर्ब्स मस्ट एग्री इन नंबर। नंबर क्या होता है? सिंगुलर और प्लूरल नंबर होते हैं ना। तो जो सब्जेक्ट है और वर्ब है दोनों का नंबर सही होना चाहिए ना। उसके साथ क्या यूज करते हैं वो देखना है। एग्रीमेंट का मतलब क्या? सब्जेक्ट्स एंड वर्ब्स मस्ट एग्री इन नंबर, मतलब दोनों के बीच जो यूज करेंगे सब्जेक्ट और वर्ब वो सही होना चाहिए। दूसरा क्या है? प्रोनाउंस, वही जो पहले बताया हमने कि प्रोनाउंस एंड देयर एंटीसीडेंट्स जिसके लिए वह यूज हो रहा है मस्ट एग्री इन पर्सन, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन जो होता है, नंबर जो सिंगुलर नंबर है और प्लूरल नंबर, एंड जेंडर मैस्कुलिन और फेमिनिन, दो जेंडर होते हैं, और न्यूट्रल भी होता है, न्यूटर जेंडर भी होते हैं, इंग्लिश में 3 होते हैं। तो कहते हैं कि प्रोनाउंस एंड देयर एंटीसीडेंट्स मस्ट एग्री इन पर्सन, नंबर एंड जेंडर। इन तीनों को देखते हुए हम प्रोनाउन का यूज करेंगे। सब्जेक्ट्स एंड वर्ब्स एग्री इन नंबर, प्रोनाउंस एग्री विथ देयर, जो हमने बता दिया आपको, विथ देयर एंटीसीडेंट्स पर्सन, नंबर एंड जेंडर। एक छोटा सा इसमें एग्जाम्पल ले लो, मान लो कहते हैं कि ईच एप्लीकेंट ब्राउट देयर रिज्यूम टू द इंटरव्यू। छोटा सेंटेंस है ना, इसको सही करना है। ईच एप्लीकेंट ब्राउट देयर रिज्यूम टू द इंटरव्यू। पहली नज़र में तो ये सही लग रहा है, लेकिन इसमें एरर क्या है? ईच एप्लीकेंट माने बहुत सारे एप्लीकेंट हैं, है ना। ब्रॉट देयर रिज्यूम टू द इंटरव्यू, किसके लिए आए हैं वो? इंटरव्यू के लिए। क्या लेकर आए हैं? अपना रिज्यूमे, जो आप लोग बोलते हो, हाँ रिज्यूमे। तो अगर इसमें आप देखो एप्लीकेंट के पहले ईच लगा है, तो हमने एप्लीकेंट में एस नहीं लगाया, नहीं लगाया ना, क्योंकि प्रत्येक एप्लीकेंट हो गया। तो जब ईच एप्लीकेंट है तो ब्रॉट हिज और हर रिज्यूम होगा। ईच के साथ ईच एप्लीकेंट, क्योंकि अलग अलग है, हमने यहाँ प्लूरल नंबर नहीं यूज किया है। ईच एप्लीकेंट ब्रॉट हिज और हर रिज्यूमे टू द इंटरव्यू। लेकिन अगर हम देयर यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ईच हटाकर द एप्लीकेंट्स कर देंगे। ठीक है, कि द एप्लीकेंट्स ब्रॉट देयर रिज्यूम्स टू द इंटरव्यू। ईच हटा देंगे, ईच को रिप्लेस कर दिया दी से, और एप्लीकेंट में एस लगा दिया। द एप्लीकेंट्स ब्रॉट, तब देयर लगाया, THEIR, देयर रिज्यूम्स टू द इंटरव्यू। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमें ध्यान नहीं होता। पहली नज़र में वो सेंटेंस सही लगता है और जल्दी ध्यान भी नहीं जाता, लेकिन क्या है यहाँ पर थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। अब ईच के साथ हम कभी भी एप्लीकेंट में, आपको पता है आप भी नहीं लगाते होंगे एस। ईच पर्सन खुद ही प्लूरल होता है, उसमें क्या ईच पर्सन्स तो नहीं लगाएंगे। पर्सन और पीपल तो आप पता ही आपको। एक ए हो गया कि जो भी हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब है, उसके जो नंबर हैं, नंबर से उसमें नंबर का ख्याल रखना पड़ेगा। प्रोनाउंस हैं तो पर्सन, नंबर, जेंडर सबका ख्याल रखना पड़ेगा। तीसरी तरह के जो आपको एरर हैं, कहते हैं मिक्स्ड कंस्ट्रक्शंस। मिक्स्ड कंस्ट्रक्शन इज ए फेल्योर टू रिजॉल्व conflicting forms of a statement। अब जब मिक्स्ड कंस्ट्रक्शन यानी मिक्स्ड सेंटेंसेज होते हैं, कई छोटे छोटे सेंटेंस जुड़े होते हैं,
तो कभी कभी उसमें जो कहा जाता है वो एक कन्फ्लिक्टिंग फॉर्म में होता है। स्टेटमेंट क्या है वो, और अक्सर देखा गया है जो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो जो कन्फ्लिक्टिंग फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट है उसको कहने में उतने सफल, यानी उतना उससे नहीं व्यक्त हो पाता, वो फेल हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि मिक्स्ड कंस्ट्रक्शन इज ए फेल्योर टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्टिंग फॉर्म्स ऑफ ए स्टेटमेंट। Such sentences are not necessarily the result of confused thought, although clear thinking can eliminate them. इसके लिए आपको जैसे करें टू अवॉइड क्रिएटिंग मिक्स्ड कंस्ट्रक्शंस, यानी कैसे इसको दूर करेंगे। टू अवॉइड क्रिएटिंग मिक्स्ड कंस्ट्रक्शंस, think sentences through to their ends before writing or during proofreading। कि कभी भी मिक्स्ड सेंटेंसेस ऐसे नहीं लिखने चाहिए जिनसे आप जो कहना चाह रहे हो, जो आपका स्टेटमेंट है, जो कथन है, वह ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाए, ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग हो जाए। तो इसके लिए आप जानते हो 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं, सिंपल होते हैं, कंपाउंड होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज होते हैं उसमें जो स्टेटमेंट कहे जाते हैं वो क्लियर होने चाहिए। अगर आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज का यूज कर रहे हो, वैसे सेंटेंसेज लिख रहे हो, कहते हैं कि द halves of complex sentences must combine to form a consistent statement। यानी अगर आप मिक्स्ड और इस तरह के सेंटेंस बना रहे हो कॉम्प्लेक्स, तो उसमें सब जो आप कहना चाह रहे हो वह बिल्कुल क्लियरली कह सको, ऐसे सेंटेंस बनाने चाहिए। कभी कभी कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन और सबऑर्डिनेशन जो है उसमें थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है। जैसे कोऑर्डिनेशन और सबऑर्डिनेशन में एक सेंटेंस ले लो, मान लो ऑल्दो ही सबमिटेड हिज एप्लीकेशन इन जून but by September he still had not received a reply। इसमें कोई गड़बड़ी लग रही तुम्हें? Although he submitted his application in June but by September he still had not received a reply। कि उसने क्या जून में अपना एप्लीकेशन जमा किया था, लेकिन सितंबर तक उसने उसे जवाब नहीं प्राप्त हुआ। इसे कह, इसमें कहाँ कहाँ गड़बड़ी है। इसमें एक ही वर्ड है जो फालतू है। फिर से बोलूं, आपको समझ में आ जाएगा। ऑल्दो ही सबमिटेड हिज एप्लीकेशन इन जून, कॉमा है, फिर बट है। ऑल्दो ही सबमिटेड हिज एप्लीकेशन इन जून, कॉमा, बट बाय सितंबर ही स्टिल हैड नॉट रिसीव्ड अ रिप्लाई। इसमें एक वर्ड है जो आपको हटाना है बस। कौन सा है बताओ? कोई भी? यहाँ तक सही है, हमने बता दिया। चलो, ऑल्दो ही सबमिटेड हिज एप्लीकेशन इन जून, कॉमा, सही है यहाँ तक। उसके बाद है बट बाय सितंबर ही स्टिल हैड नॉट रिसीव्ड अ रिप्लाई। सिर्फ बट हटाना है और कुछ नहीं करना इसमें, समझ गए? कि ऑल्दो ही सबमिटेड